गोली बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद गोली आरव को टॉन्ट मारते हुए कहता है, हाँ हाँ लोंडे, तू एक्टिंग बड़ी गजब करता है। तू किसी फिल्म विल में काम क्यों नहीं करता? एक बार तो मन्ने भी ला गया साचा में तू मेरे दादा तो बात करे है। अगर तेरी बात मेरे दादा ते हुई होती तो ईब आई मेरे दादा का मेरे धोरे फोन आ लेता। गोली ने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। गोली अपनी जेब से फोन निकलते हुए कहता है, अरे ईब की के भड़क होगी। लेकिन गोली जैसे ही फोन पर कॉलर आईडी देखा है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके पास उसके दादा का फोन आ रखा था। गोली अपने दादा का फोन देखकर हैरान हो जाता है। वह अगले ही पल अपनी गर्दन उठाकर आरव की तरफ देखा है। गोली देख पा रहा था कि आरव उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है। आरव की मुस्कान उसे बता रही थी कि यह फोन उसे उसकी वजह से आया है। अब गोली को आरव से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करते हुए गोली फोन उठाता है। कॉल उठाने के तुरंत बाद ही दूसरी तरफ से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे बदतमीज लड़के, क्या कर रहा है तू? मेरी बात अभी ध्यान से सुन। अभी तो जिस इंसान के सामने खड़ा है ना, तुरंत उनके सामने अपना सर झुका ली और वो जैसा बोले वैसा ही कर। अगर तूने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की तुझे घर में नहीं आने दूंगा। अपने दादा की बात सुन गोली इधर उधर देखता है और फिर रेस्टोरेंट के एक कोने में जाता है और बड़ी धीमी आवाज में उनसे पूछता है, दादाजी क्या हुआ? यह तो बता दो, आखिर कौन है यह इंसान? गोली की बात सुन दूसरी तरफ से मानसिंह गहरी सांस लेते हैं। उन्हें विश्वास हो गया था जब तक वह गोली को आरव की पहचान नहीं बताएंगे, गोली उनकी बात नहीं मानने वाला। और यह बात गोली के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वह आरव की असली पहचान बताते हुए गोली से कहते हैं, वह इंसान आरव दादा है। वही आरव दादा जिनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाता था। अपने दादाजी के मुंह से आरव की असली पहचान जानकर गोली का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह जाता है। वह थोड़ी देर के बाद हैरानी में ही अपने दादा से कहता है, आपके कहने का मतलब है वह लड़का आरव दादा है? वही आरव दादा जिसको अंडरवर्ल्ड में सब डेविल के नाम से जानते हैं? गोली के इस सवाल का जवाब उसे सिर्फ एक शब्द में मिलता है, हाँ। बस मानसिंह का इतना ही कहना था और गोली के सिर पर वह बहुत बड़ा बम फूट गया। गोली तुरंत कॉल काट देता है और वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। गोली को विश्वास नहीं हो रहा था, वह जिस इंसान के जैसा बनना चाहता था आज उसने उसी इंसान के साथ पंगा ले लिया। गोली की तो किस्मत फूटी हुई निकली जो उसने आरव दादा के दोस्तों पर हाथ उठाया। वही इस रेस्टोरेंट में जहां पर आरव खड़ा था उससे एक टेबल छोड़ एक लड़की बैठी हुई थी। वह यह सब दृश्य होते हुए देख रही थी। वह लड़की काफी सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ, लंबे घने काले बाल, पतली कमर का मुख शरीर था। उस लड़की की सुंदरता को अगर मैच किया जाए तो स्नेहा की सुंदरता भी उस लड़की के सामने फीकी पड़ जाए। हालांकि स्नेहा को मिस दिल्ली का अवार्ड मिल रखा था, लेकिन फिर भी स्नेहा की खूबसूरती को इस लड़की की खूबसूरती के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। यह लड़की स्वर्ग से आई कोई अप्सरा लग रही थी। अगर कोई इंसान उस लड़की को एक नजर देख ले तो उस लड़की के ऊपर अपना दिल हार जाए। जहां पर आजकल की लड़कियां लड़कों को दीवाना बनाने के लिए छोटे कपड़े पहनते हैं, वही उस लड़की ने पटियाला सूट सलवार पहन रखा था और सूट सलवार में भी वह लड़की के हेर ढा रही थी। हालांकि उसे फ्लोर पर एक बहुत ही अच्छा शो चल रहा था, लेकिन फिर भी लड़कों की नजर उस शो पर नहीं बल्कि उस लड़की पर थी। लेकिन वह लड़की सभी लड़कों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपना खाना खा रही थी और सामने चल रहे दृश्य को देख रही थी। कुछ देर बाद जब गोली को होश आता है तो वह तुरंत आरव के पास जाता है और उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है, आरव दादा मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। गली की बात सुन आरव उससे कहता है, ठीक है, माफी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इनका खर्चा देना होगा। आरव की बात सुन गोली तुरंत कहता है, चुद जल्दी से 5 लाख लेकर आ और इनके इलाज के लिए इनको दे। अपने बॉस की बात सुन वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन चुन्नू ना चाहते हुए भी गोली का बैंक कार्ड आरव को थमा देता है। उस बैंक कार्ड को देते हुए चुन्नू आरव को घूर रहा था, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे नजरअंदाज करता है और उससे बैंक कार्ड ले लेता है। बैंक कार्ड को लेने के बाद आरव मुकुल की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, अब यहाँ पर आ गए हैं तो खाना भी खाकर चलते हैं। आरव की बात सुनकर मुकुल देशपांडे काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आरव इतना शांत कैसे रह सकता है। उसने पैंथर गैंग के अगले लीडर को हरा दिया था। आरव के इस कारनामे से मुकुल देशपांडे को आरव की ताकत का थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अपना खाना खत्म करके वहां से चली जाती है। आरव अपने दोस्तों को लेकर उस मेज पर आकर बैठ जाता है जिस मेज पर इससे पहले वह लड़की बैठी हुई थी। आरव वेटर को खाने का ऑर्डर देता है। खाना खाने के बाद आरव अपने दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। आरव अपने दोस्तों को उसकी बाइक ले जाने को कह देता है और खुद पैदल ही यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। आरव जब पैदल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था तो अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। आरव तुरंत अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता।
वही जो इंसान आरव को देख रहा था वह भी आरव को अचानक से चौकन्ना होता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव अचानक से उसे ऐसे पकड़ लेगा। हालांकि आरव को यह महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि कौन उसे देख रहा है। इसलिए आरव यूनिवर्सिटी की तरफ जाते वक्त अब थोड़ा चौकन्ना था। उसकी नजरें ऐसे लग रही थी जैसे हर चीज को स्कैन कर रही हूं। अपने आसपास हो रही चीजों पर आरव की बहुत पैनी नजर थी। उसकी नजरों से कुछ भी नहीं बच रहा था। हालांकि उस एक आभास के बाद आरव को नहीं लगा कि कोई उसे देख रहा है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आरव अपनी क्लास में जाता है, जहां पर वह देखता है कि उसके दोस्त पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। मुकुल ने सिद्धार्थ सोनी और विनीत राणा को नॉर्मल फर्स्ट एंड करवा दिया था। हालांकि उनको ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। आरव चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। उसे इन तीनों की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आरव ने उनसे रेस्टोरेंट में हुई उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जब सभी लोग क्लास में आ गए तो एक लड़की उस क्लास में एंटर करती है। यह वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट में भी बैठी थी। उस लड़की को देखकर सभी लड़कों के दिल तेजी से धड़कने लग गए थे। यहाँ तक कि क्लास की लड़कियां भी उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान थी। क्लास के सभी लोगों की यह प्रतिक्रिया देखकर आरव अपनी गर्दन उठाकर उस तरफ देखता है जहां पर वह लड़की थी। आरव भी उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। हालांकि एक नाग राजा बनने के बाद आरव को खूबसूरती से कोई लगाव नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी यह लड़की आज तक उसने जिन जिन लड़कियों को देखा था उन सभी से खूबसूरत थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लेकिन एक नजर देखने के बाद आरव दोबारा से अपने गर्दन नीचे कर लेता है। आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में कौन आ रहा है और कौन नहीं। उस लड़की की नजर भी आरव पर आकर रुक जाती है। वह भी आरव को यहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी। उस लड़की के अंदर आने के अगले ही पल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी अंदर आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखकर तुरंत सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। नारायण शर्मा अपनी दबंग आवाज में सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, स्टूडेंट, यह है ऐश्वर्या अहलूवालिया। यह हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंटर्नशिप के तौर पर आई है, लेकिन फिर भी इनके साथ एक टीचर के जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर किसी ने भी इनके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश की तो पर्सनली उससे बात करूंगा। नारायण शर्मा ने आखिरी बात यह इसलिए कही थी क्योंकि उसने अंदर आने के बाद देख लिया था कि बहुत से लड़के ऐश्वर्या अहलूवालिया को अजीब तरह से देख रहे थे। और नारायण शर्मा ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वह ऐश्वर्या अहलूवालिया के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानते थे। क्योंकि अहलूवालिया खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था, वह पंजाब का सबसे ताकतवर खानदान था। अहलूवालिया खानदान की पकड़ पंजाब में सबसे ज्यादा थी। अहलूवालिया खानदान की ताकत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पंजाब में सिंह परिवार की जगह अहलूवालिया खानदान ही डिसीजन लेता है। इस खानदान के मैटर में सिंह परिवार भी बीच में नहीं आता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह खानदान सिंह परिवार से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस खानदान की ताकत को हम काम नहीं समझ सकते हैं। अहलूवालिया खानदान का नाम बहुत कम जगह पर आता है क्योंकि यह खानदान भी सिंह परिवार की तरह अपनी ताकतों को छुपा कर रखता है। लेकिन सिंह परिवार जहां पर शांत रहता था, वहां पर अहलूवालिया खानदान पर कोई भी बुरी नजर डालता है तो उनको उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। पंजाब का यह सबसे ताकतवर खानदान भी एक विद्यापीठ को कंट्रोल करता है। भले ही वह खानदान पंजाब में रहता हो, लेकिन उसकी ताकत दिल्ली में भी दिल्ली का रुख बदलने के लिए काफी है। लेकिन यह पहले हो सकता था क्योंकि अब दिल्ली को सिर्फ एक नाम चलता है और वह है युवराज आरव सिंह। प्रिंसिपल नारायण शर्मा ने इनडायरेक्टली सभी बच्चों को धमकी दे दी थी, ऐश्वर्या अहलूवालिया के लिए कोई भी अपने दिमाग में गलत विचार न ले, वरना वह खुद उस स्टूडेंट पर एक्शन लेंगे। वही ऐश्वर्या अहलूवालिया एक नजर आरव को ही देख रही थी। हालांकि आरव को पता चल गया था कि ऐश्वर्या उसे देख रही है, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ न देखते हुए प्रिंसिपल की तरफ देखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, वैसे वैसे आरव के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। प्रिंसिपल नारायण शर्मा सभी को अच्छा लेक्चर दे रहे थे। ऐश्वर्या के लगातार घूरने की वजह से आरव अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, और कल रात को ही स्नेहा का वह चेहरा देखकर आरव का लड़कियों पे से विश्वास उठ गया था। आरव को ऐश्वर्या भी ऐसी ही लगती है, जो अपनी खूबसूरती से लड़कों को फंसाती है और फिर बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। और अचानक से स्नेहा को याद करके आरव की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, इसलिए और मुट्ठी बीच लेता है और अपनी इन्हीं नजरों से आरव गर्दन घुमाते हुए ऐश्वर्या को घूर कर देखता है। ऐश्वर्या बड़े ही प्यार से आरव को देख रही थी, लेकिन अचानक से अपनी तरफ आरव को देखता देखकर ऐश्वर्या काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन ऐश्वर्या जैसे ही आरव की आंखों में देखती है तो वह उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी, और आरव की इन्हीं खतरनाक नजरों की वजह से ऐश्वर्या को अपने शरीर में सिहरन महसूस होती है। आरव स्नेहा को बस एक नजर ही देखता है, और आरव की इस एक नजर ने ही ऐश्वर्या को उससे दूर देखने पर मजबूर कर दिया था। 1-2 मिनट के बाद प्रिंसिपल का लेक्चर भी खत्म हो गया था।
और वह वापस चले गए थे। प्रिंसिपल के रूम से जाने के बाद सभी लड़के ऐश्वर्या को देखने लग जाते हैं। हालांकि ऐश्वर्या सभी लड़कों को नजरअंदाज करते हुए पढ़ाने लग जाती है। हालांकि पढ़ाते हुए बीच बीच में ऐश्वर्या की नजर आरव पर भी जाती थी और ऐश्वर्या की तरह आरव भी ऐश्वर्या को टोटली इग्नोर करता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी क्लास से निकलकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लड़के क्लास में ही बैठे थे। ऐश्वर्या अपनी बुक्स को इकट्ठा कर रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है। वह ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए उसे कहता है, टीचर क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस लड़के की बात सुन अचानक से ऐश्वर्या ऊपर देखती है और उस लड़के को देखकर वह यह तो समझ गई थी यह लड़का किसी अमीर खानदान से आता है। उस लड़के ने काफी ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। उस लड़के की लुक्स भी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उस लड़के को जवाब देती है, नो थैंक्स। लेकिन तभी ऐश्वर्या की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो स्टेयर से उतरकर आगे आ रहा था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि आरव था। हालांकि आरव का लुक बहुत ही सिंपल था। आरव ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर मंडेला आर्ट का डिजाइन हो रखा था और नीचे उसने जीन्स पहन रखी थी। लेकिन आरव के स्पेक्स और उसकी हल्की बियर्ड उसके लुक को और ज्यादा एनहांस कर रही थी। भले ही आरव ने काफी सिंपल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इनमें भी वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ऐश्वर्या अपने मन में सोचती है शायद वह भी उसे इस लड़के की तरह पूछने आया है। लेकिन अगले पल जो हुआ, ऐश्वर्या उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। आरव ने उसे एक नजर भी नहीं देखा और वह तुरंत क्लास से बाहर निकल गया। आरव को उसे पूरी तरह से इग्नोर करता देखकर ऐश्वर्या को अब हल्का हल्का गुस्सा आने लगा था, जिस वजह से वह अपनी बुक्स को उठाने के बाद उस लड़के को घूर कर देखती है जो उसे मदद की पूछने के लिए आया था। आरव के इस बर्ताव से ऐश्वर्या काफी ज्यादा निराश हो गई थी, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े खानदान की बेटी थी। उसने आज तक जो भी चीज मांगी उसे वह जरूर मिली थी, भले ही वह चीज कितनी ही ज्यादा महंगी क्यों ना हो। ऐश्वर्या वहां से जाते हुए मन ही मन अपने आप से कहती है, तुम जो भी हो लड़के, लेकिन मैं ऐश्वर्या अहलूवालिया हूँ। मैंने आज तक जिस चीज को भी चाहा है वह मुझे अवश्य मिली है और अब मुझे तुम पसंद आ गए हो। मैं दावा करती हूँ एक न एक दिन तुम्हें इस ऐश्वर्या अहलूवालिया के पास ही आना होगा। तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर दोगे तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? लेकिन नहीं, तुम्हारा यही एटीट्यूड ही मुझे तुम्हें पाने का जुनून बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने दोस्तों के साथ कैंटीन आ गया था। इस समय उसके पास सिद्धार्थ सोनी, मुकुल देशपांडे और विनीत राणा तीनों बैठे हुए थे। वे तीनों खाना खाते खाते आपस में बातें कर रहे थे। तभी आरव का फोन बजने लग जाता है। आरव जैसे ही फोन उठाकर देखता है तो उसकी कॉलर आईडी अखिल के नाम को शो कर रही थी। आरव तुरंत कॉल पिक करते हुए कहता है, हाँ अखिल बोलो। दूसरी तरफ से अखिल तुरंत कहता है, युवराज वालिया खानदान की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस आपके नाम करवा दिया है, लेकिन उसके लिए हमें आपके साइन की जरूरत पड़ेगी। फिर वह सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस लीगली आपके पास पहुंच जाएंगे। आरव भी अखिल की बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसे पता था कि इन सब कामों में काफी देर लगती है, लेकिन एक ही दिन में अखिल ने लगभग सारा काम कर दिया था। बस एक डॉक्यूमेंट पर उसके साइन की जरूरत थी। इसलिए आरव अखिल को कहता है, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, थोड़ी देर बाद तुम यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में पहुंच जाना। उस समय में सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूंगा। वैसे वालिया खानदान का भी सब कुछ मिलने के बाद मेरी एसेट्स कितनी हो गई? आरव का यह सवाल पूछने के तुरंत बाद ही अखिल काफी उत्साहित आवाज में आरव को बताता है, युवराज भले ही हमने वालिया खानदान को एक दिन में खत्म कर दिया हो, लेकिन उनका बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। उनका वालिया ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा था और तो और वालिया खानदान बहुत से इलीगल बिजनेस भी करता था, जिससे उनकी इनकम बहुत ज्यादा थी। भले ही आम पब्लिक को नहीं पता हो कि वालिया खानदान को किसने खत्म किया, लेकिन बड़े परिवार दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को अच्छे से जानते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं यह पता है कि वालिया खानदान को खत्म करने में कहीं ना कहीं आपका हाथ है। इसलिए जब हम उनकी सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले रहे थे तो किसी भी बड़े परिवार ने आकर हमसे बहस करने की जरूरत नहीं की। हालांकि पंजाब में हमें अहलूवालिया खानदान से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपके साइन के बाद वह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और वालिया खानदान की पूरी एसेट मिलाने के बाद आप भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आपकी टोटल नेटवर्थ $800 बिलियन तक पहुंच गई है, जिस वजह से सिंह परिवार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर खानदान बन गया है। हालांकि आरव की सिर्फ फैमिली की ही नेटवर्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत से देशों की तो इतनी जीडीपी भी नहीं होती। हालांकि आरव नहीं अंपायर यानी कि हिडन अंपायर का राजकुमार था, जिस वजह से उसको यह जानकारी इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि हिडन अंपायर $65 ट्रिलियन को कंट्रोल करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आरव अकेले ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। अगर सिंह परिवार की $800 बिलियन को इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो अब आरव की नेटवर्थ 65 लाख करोड़ की थी, और अगर हिडन अंपायर की बात करें तो आरव 54,000 लाख करोड़ को कंट्रोल करता है। यह आंकड़ा बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक को हार्ट अटैक लाने में सक्षम है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में भी यह बात फैल चुकी है कि सिंह परिवार ने एक भयंकर ताकत के साथ कम बैक किया है।
इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में वालिया खानदान के खत्म होने की बात फैल चुकी है। इस खबर के साथ साथ एक और खबर सभी के सामने आई थी कि वालिया खानदान के खत्म होने के तुरंत बाद एक और परिवार ने अपना सिर उठाया है। उस खानदान ने भी बहुत से खानदान को अपने साथ मिल लिया और तो और इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड के बहुत से बड़े खदानों ने उनके साथ डील की है, जिस वजह से बहुत से बड़े परिवारों ने यह माना कि भविष्य में यह परिवार एक उभरता हुए तारे की तरह दिखाई देगा। उन सभी ने इतना माना ही था कि लेकिन अगले ही पल जो खबर सामने आई उस खबर ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड तक को हिला डाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस नए खानदान ने बहुत से बड़े बिजनेस परिवारों को अपने अंदर कर लिया था, जिस वजह से वह नया खानदान दुनिया के 20 सबसे अमीर खदानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गया था। अचानक आई इस खबर ने आरव का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नया खानदान भी भारत से ही था और तो और यह वही खानदान था जो पंजाब में आरव को वालिया खानदान की प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत पैदा कर रहा था। हाँ, यह अहलूवालिया खानदान था। अखिल से बात करने के बाद आरव अपने दोस्तों के साथ बैठा लंच कर रहा था। अचानक से विनीत राणा ने आरव को इस खबर के बारे में बताया। हालांकि मुकुल देशपांडे, सिद्धार्थ सोनी को छोड़कर विनीत राणा को भी नहीं पता था कि आरव वही सिंह परिवार का मिस्टीरियस युवराज आरव सिंह है। विनीत राणा के मुंह से इस खबर के बारे में सुनने के बाद आरव ने अपना मोबाइल भी चेक किया था। जब आरव अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो अखिल ने भी उसके व्हाट्सएप पर यही न्यूज भेज दी थी। आरव अखिल के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता बल्कि उस न्यूज को पूरा पढ़ता है और एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहता है, मुझे पूरा विश्वास है यह खानदान अपनी ताकत को छुपा रहा है और मुझे जल्द से जल्द इस खानदान से निपटना पड़ेगा, वरना आगे चलकर यह खानदान मेरे लिए ही मुसीबत पैदा करेगा। हालांकि मुझे पहले से ही आभास था कि अहलूवालिया खानदान पहले से ही बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि अहलूवालिया खानदान इतनी भयंकर ताकत को इतने सालों तक छुपा कर रखे हुए है। और मुझे पूरा विश्वास है अचानक से वालिया खानदान के खत्म होने के तुरंत बाद इस खानदान का ऊपर उठना जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यह खानदान जितना अपने आप को दिखा रहा है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अपने आप से इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और शांत होने की कोशिश करता है। मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी भी अचानक से आरव के चेहरे पर आए इस भाव को देखकर हैरान थे, लेकिन विनीत राणा को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। भले ही उसके पिता बिजनेसमैन थे, लेकिन उसका परिवार इतना ज्यादा अमीर नहीं था और जब उसने भी यह खबर पढ़ी थी तो वह भी हैरान हो गया था, क्योंकि वह भी इन बड़े परिवार के बच्चों की तरह लग्जरियस जिंदगी जीना चाहता था और उसे लगा जैसे आरव भी उसी की तरह यही जिंदगी चाहता है। कुछ देर में पूरी यूनिवर्सिटी में अहलूवालिया खानदान ही एक ऐसा टॉपिक बन गया था जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही थी। थोड़ी ही देर में कैंटीन में ऐश्वर्या अहलूवालिया भी आ जाती है, जिस वजह से सभी लड़कों की नजर उस पर ही जाकर रुक जाती है और सभी लड़के भूल गए कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे थे और अगले ही पल चर्चा का विषय अहलूवालिया खानदान से हटकर ऐश्वर्या अहलूवालिया पर चला गया। आज यूनिवर्सिटी में कोई नई टीचर आई है, इसकी खबर यूनिवर्सिटी की चैटिंग ग्रुप में बहुत तेजी से फैल गई थी। इस चैटिंग में सभी ऐश्वर्या की खूबसूरती को लेकर बातें कर रहे थे। उस चैटिंग ग्रुप में एक लड़का कहता है, भाई बहन नई टीचर ऐश्वर्या कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना, उसको देखकर तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है, तू सही कह रहा है भाई, मैंने तो उसके जितनी खूबसूरत किसी और लड़की को नहीं देखा है, वह तो स्वर्ग से आई किसी अप्सरा की तरह लगती है। अगर वह मुझे अपने पास बैठने का एक मौका देना तो वह जितने बोले मैं उसे उतने पैसे दे दूं। उन दोनों लड़कों की चैट देख एक तीसरा अमीर लड़का कहता है, पैसे देने की बात तू कर रहा है गरीब, हाँ लेकिन तेरा तो पता नहीं, लेकिन उन्हें अपना बनाने के लिए खूब पैसे खर्च कर सकता हूँ। ऐसे ही ग्रुप में ऐश्वर्या को लेकर सभी लड़कों की लड़ाई हो रही थी। अचानक से कैंटीन में बैठा कोई लड़का ऐश्वर्या की फोटो खींचकर चैटिंग ग्रुप में सेंड कर देता है। अगले ही पल उस फोटो पर बहुत ज्यादा लाइक और कमेंट आ गए थे। कुछ देर में ऐश्वर्या की फोटो लगभग सभी लड़कों के फोन की गैलरी में पहुंच गई थी। बहुत से लड़कों ने तो ऐश्वर्या की फोटो को वॉलपेपर भी लगा लिया था। इन सबसे अलग कैंटीन में आरव की नजर जैसे ही ऐश्वर्या पर गई तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, जिस वजह से अचानक से आरव की आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है। लगातार आरव के इस तरह बदलते भाव को देखकर उसके तीनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन जब वे तीनों उस दिशा में देखते हैं जहां पर आरव देख रहा था तो वहां पर उन्हें ऐश्वर्या मैडम बैठी हुई दिखाई देती है। तो उन्हें लगता है कि आरव भी ऐश्वर्या को मन ही मन पसंद करता है, इसलिए वह उसे देख रहा है। हालांकि वे तीनों भी ऐश्वर्या की खूबसूरती के जाल से बच नहीं पाए थे, लेकिन आरव को भी ऐश्वर्या की तरफ देखता देखकर सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उन दोनों को आरव की असली पहचान के बारे में पता था। इसलिए अगर आरव चाहे तो इन सभी लड़कों की नजर से ऐश्वर्या को यहां से उड़ा कर लेकर जा सकता है। इन दोनों से अलग विनीत राणा ऐश्वर्या को एकटक देखता रहता है और उसे देखते हुए कहता है, ऐश्वर्या मैडम आसमान में उड़ती वह परी है जिसको हम दूर से ही देख सकते हैं, उनके करीब जाने की हमारी औकात नहीं है। तुम समझ रहे हो ना आरव मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम जमीन पर रहने वाले छोटे मोटे इंसान हैं
और वह स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा विनीत राणा की बात सुंदर सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे का चेहरा और उतर जाता है, क्योंकि यह बात कैंटीन में बैठे लगभग सभी लड़कों के लिए एकदम परफेक्ट थी, लेकिन आरव के लिए नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरव ने विनीत राणा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी अपने मन में उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने मन में आए उस विचार को सोचकर ही आरव तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और कैंटीन से बाहर जाने लगता है। मुकुल देशपांडे, सिद्धार्थ सोनी और विनीत राणा तीनों आरव को कैंटीन से बाहर जाता देखकर हैरान थे। हालांकि वे तीनों आरव के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन वे वहीं पर बैठ ऐश्वर्या को ही देखते रहते हैं। विनीत ऐश्वर्या को एक अप्सरा मानकर लगातार घूरे जा रहा था। मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी ऐश्वर्या को ऐसे दिखते हैं जैसे वह उनकी रिश्तेदार हो, क्योंकि उन्होंने आरव को ऐश्वर्या को देखते हुए देखा था और उन्हें यह पता था कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आरव नहीं पा सकता। इसलिए वह ऐश्वर्या को भाभी के रूप में देख रहे थे। उन सभी की सोच से अलग आरव कैंटीन से बाहर निकलकर अखिल को कॉल मिलाता है। अखिल जैसे ही कॉल उठाता है तो वह बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, युवराज, आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के पास लगभग पहुंच चुका हूं। अब अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देते हुए उसे कहता है, अखिल, यूनिवर्सिटी के पास चाय वाले की दुकान है, तुम उसके पास मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूं। इतना कह आरव अखिल की बात सुने बिना कॉल रख देता है। थोड़ी ही देर में आरव यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी के पास मौजूद एक चाय वाले की दुकान के पास जाता है, जहां पर अखिल उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। आरव तुरंत अखिल के पास जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। आरव को गाड़ी में बैठता देखकर अखिल भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद अखिल आरव की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीर आवाज में उससे पूछता है, युवराज, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंभीर विषय है। अखिल की बात सुन आरव एक गहरी सांस लेता है और अखिल की तरफ देखते हुए उससे बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, अखिल, सबसे पहले तुम मुझे वह प्रॉपर्टी के पेपर दो जिस पर मुझे साइन करने हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। आरव की बात सुन अखिल अपने ब्रीफ केस को खोलते हुए उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट को बाहर निकालता है और उन्हें आरव को दे देता है। आरव उन डॉक्यूमेंट को लेता है और बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगता है। 5 मिनट के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद आरव उन पेपर्स पर साइन कर देता है। सभी पेपर्स पर साइन करने के बाद आरव अपने फोन को निकालता है और यूनिवर्सिटी के चैटिंग ग्रुप में से ऐश्वर्या की फोटो को अपने फोन में सेव करता है और उसे अखिल को सेंड कर देता है। फोटो सेंड करने के बाद आरव अखिल की तरफ देखते हुए बड़ी ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में अखिल से कहता है, अखिल, मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड की है, इस लड़की का नाम ऐश्वर्या है, तुम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यह पता लगाओ क्या यह अहलूवालिया खानदान से है, और तुम जल्द से जल्द अहलूवालिया खानदान के राजा की मेरे भाई से मीटिंग कराओ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अहलूवालिया खानदान और वालिया खानदान के बीच जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। आरव की बात सुन अखिल भी अपने फोन खोलकर उस फोटो को देखता है। उस फोटो को देखकर एक पल के लिए तो अखिल भी उस लड़की की खूबसूरती में खो गया था। आरव भी अखिल को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अखिल से कहता है, ऐसे घूर कर देखने से ही सारी डिटेल निकाल लोगे क्या? मुझे इस लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका रिश्ता नहीं करवाना जो इसे इस तरह से घूर कर देख रहे हो। और हाँ, मेरे एम्प्लॉय होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे दिमाग में इस लड़की को लेकर कोई उल्टी सीधी खिचड़ी पक रही हो तो अपनी उसे खिचड़ी को लात मार दो, वरना मैं लात मारने पर आऊंगा तो तुम्हें पता है। आरव की बात सुन अखिल तुरंत ऐश्वर्या की फोटो से अपनी नजरें हटता है। आरव की बात ने उसे शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन आरव की आखिरी बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अखिल तुरंत अपने गर्दन नीचे करते हुए कहता है, ठीक है युवराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं जल्दी से जल्दी इस लड़की की इंफॉर्मेशन आपको भेजता हूँ और अहलूवालिया खानदान के राजा से मीटिंग की पूछता हूँ। अखिल की बात सुन आरव अपनी गर्दन हिला देता है और उसकी गाड़ी से उतर जाता है। आरव के गाड़ी से उतरने के बाद अखिल तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। इस समय अखिल आरव की बातों से अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वहीं आरव उसे चाय वाले की दुकान के पास जाता है और एक कड़क चाय लाने को कहता है। उस चाय वाले से एक सिगरेट का पैकेट भी खरीद लेता है। सिगरेट लेने के बाद आरव एक सिगरेट को जला लेता है। सिगरेट के कश लेते हुए आरव सोचते हुए मन ही मन अपने आप से कहता है, मुझे थोड़ी देर से ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर कोई नजरें बनाए हुए है। आखिर ऐसा कौन हो गया जो मेरी जासूसी कर रहा है? मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी की नजरें मुझ पर है। खैर छोड़ो, जब तक यह इंसान मेरे लिए खतरा नहीं बनता मैं भी इसे कुछ नहीं कहूंगा। अपने आप से इतना कह आरव शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह चाय वाला आरव के लिए एक डिस्पोजल कप में चाय दे देता है। आरव भी उस चाय वाले के स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर देता है। ऑनलाइन पेमेंट होता देखकर आरव हल्का मुस्कुराते हुए चाय वाले से कहता है, चाचा, लगता है आप भी देश के साथ तरक्की कर रहे हैं। आरव की बात सुन वह चाय वाला भी हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, किसी ने सही कहा है, वक्त के साथ बदलना चाहिए। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो वक्त आपको बदल देगा।
अगर बदलना ही है तो क्यों ना वक्त के साथ ही बदला जाए। ऐसा करने से समय और मेहनत दोनों कम हो जाती है। चाचा की इस बात ने आरव के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। आरव समझ गया था कि सभी को वक्त के साथ बदलना चाहिए। चाचा की इस छोटी सी बात ने आरव को एक गहरी सीख दी थी। पिछली रात से उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। क्या उसे स्नेहा के परिवार यानी कि कपूर खानदान को बर्बाद कर देना चाहिए या नहीं। हालांकि एक कट्टर राजा होने की वजह से उसका यह मानना था कि अपने दुश्मनों को मार देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन चाचा की बात ने उसे यह समझा दिया था कि उसे अपने पुराने रूढ़िवादी ख्यालों को खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए आज चाचा की बातों को सुनकर उसने फैसला कर लिया था कि वह कपूर खानदान को एक और मौका देगा। अगर कपूर खानदान सुधर गया तो सबसे अच्छा होगा। चाय खत्म करने के बाद आरव वापस अपने यूनिवर्सिटी में आ जाता है। आज वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रुकने वाला था, लेकिन उसका सबसे पहले कार्य अपने दोस्तों की यादों से अपनी असली पहचान को मिटाना था। उसे डर था कि उसके दोस्त कहीं उसकी असली पहचान को उजागर न कर दे, जिस वजह से उसको आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसने मन बना लिया था कि वह अपने दोस्तों से अपनी असली पहचान की यादें मिटा देगा। इसी कारण यूनिवर्सिटी में आने के तुरंत बाद आरव मुकुल को कॉल लगा देता है। मुकुल जैसे ही आरव की कॉल को उठाता है तो आरव तुरंत उससे पूछता है, अरे मुकुल कहाँ पर है तू। आरव की बात सुन मुकुल हल्की मायूसी भरी आवाज में उससे कहता है, ग्राउंड में बैठे हैं। मुकुल की बात सुनकर आरव पहचान गया था मुकुल किसी बात से परेशान है, लेकिन वह ऐसे ही फोन पर उसकी परेशानी नहीं पूछ सकता था। इसलिए वह तुरंत गार्डन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में आरव गार्डन पर पहुंच जाता है तो वह वहां देखता है कि तीनों दोस्त बैठे गार्डन की घास को उखाड़ रहे हैं। आरव भी उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या। आरव की बात सुन सिद्धार्थ सोनी आरव की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता है यार, जब से ऐश्वर्या मैडम यूनिवर्सिटी में आई है ना, तब से लड़कों के बीच लड़ाई हो रही है। हमने भी ऐसे ही ऐश्वर्या मैडम की फोटो के नीचे कमेंट कर दिया, जिस वजह से प्रिंसिपल के बेटे ने हमको चैटिंग ग्रुप में ही धमकी दे दी, जिस वजह से हम परेशान हैं कि हम आगे क्या करें। सिद्धार्थ सोनी की बात सुन आरव सिद्धार्थ सोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आरव की बात सुन सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी दोनों की नजरें आरव की नजरों से मिल जाती है। दोनों की नजरें मिलाने के तुरंत बाद ही आरव की आंखें हरी हो जाती है। आरव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तुरंत उन दोनों की यादों से अपनी असली पहचान मिटा देता है। आरव को यह काम करने में 10 सेकंड का समय भी नहीं लगा था। अपना काम खत्म करने के तुरंत बाद आरव चैन की सांस लेता है और फिर अगले ही पल आरव का फोन बजने लगता है। आरव देखता है कि उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। आरव पहले तो कॉल को नजरअंदाज करता है, लेकिन उसी नंबर से आरव को दोबारा कॉल आता है, लेकिन इस बार आरव कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के तुरंत बाद आरव को फोन की दूसरी तरफ से एक उत्साहित आवाज सुनाई देती है, और बता भाई कहां पर है। एक पल के लिए तो आरव को भी समझ में नहीं आता उसको किसने कॉल किया, लेकिन अगले ही पल जब वह इस आवाज के मालिक को पहचान जाता है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे गौरव बोल कैसा है तू, कैसे याद किया आज। आरव की बात सुन गौरव कहता है, भाई मुझे नहीं लगा था कि तू मेरी आवाज सुनकर ही पहचान जाएगा, वैसे कहां पर रहता है आजकल। गौरव के सवाल पर आप भी मुस्कुराते हुए कहता है, बस यहीं पर हूं, तू बता। और आरव के इस सवाल पर गौरव कहता है, तुझे तो पता है यार, मैं तो लाइफ में बस चिल करता हूं, लेकिन आजकल तेरा भाई गूगल पर सर्च हो रहा है। गौरव की इस बात पर आरव हैरान होते हुए उसे पूछता है, आखिर तूने किस सांप को पकड़ लिया जो तो गूगल पर सर्च हो रहा है, तू भी तो कहीं टिकटॉक पर नाचने तो नहीं लग गया। आरव की बात पर गौरव थोड़ा नाराज होते हुए उससे कहता है, कमाल की बात करता यार, तू भी इतनी मेहनत करके ऐसा नाम बनाया, वह भी लोगों को खुद बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। एक काम कर, तेरे भाई के बारे में तो गूगल पर सर्च कर ले। और हाँ, मैंने तुझे इसलिए फोन किया क्योंकि आज रात को हम सभी दोस्त मिलकर एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। पता है तेरा नंबर निकालने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। चुपचाप आज रात 8 बजे शाइनिंग स्टार होटल पर आ जाना, वरना देख ले तेरा भाई तुझसे नाराज हो जाएगा। गौरव की सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद आरव मजाक करते हुए उससे कहता है, लगता है आजकल कुछ बड़ी ही तोप हो गया है तू। और रही बात आज की पार्टी में आने की, मेरे खास जिगरी ने फोन किया है, मैं कैसे नहीं आऊंगा। ऐसे ही कुछ और देर दोनों के बीच हंसी मजाक होता है और फिर बाद में आरव कॉल रख देता है। कॉल रखने के बाद आरव अपने तीनों दोस्तों के मूड को ठीक करने के लिए उनसे कहता है, अब छोड़ो यार उस नितिन को, पहले यह बताओ आज रात को शाइनिंग स्टार होटल चलोगे क्या। मेरे पुराने क्लासमेट्स ने मिलकर यूनियन पार्टी रखी है। आरव के मुंह से शाइनिंग स्टार होटल के बारे में सुनकर तीनों की आंखें चमकने लग जाती है। यह एक 5 स्टार होटल था। वे तीनों तुरंत आरव की बात को मान जाते हैं। उनकी बात को मानता देखकर आरव भी मुस्कुरा देता है और फिर अपना फोन निकालकर गूगल पर गौरव जहां लिखकर सर्च करता है। आरव के इस दोस्त का पूरा नाम गौरव जहां था। आरव जैसे ही गौरव की सारी डिटेल निकाल कर देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
हालांकि गौरव की उम्र 25 से 26 साल की थी, लेकिन उसने अपने दम पर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था, जिसका नाम जहां फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड था। आरव का यह दोस्त दिल्ली में द्वारका की तरफ एक बिग शॉट था। गौरव की इस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ प्लस था, लेकिन इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ थी और यह कंपनी इतनी तेजी से ऊपर उठी थी कि सभी ने मिलकर इस कंपनी के साथ काम करने को चुना था। लेकिन जब सभी को पता चला कि इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ इतनी कम उम्र का है, तो उसे कई बार बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में गौरव द्वारका का एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट था। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि गौरव लगभग द्वारका को कंट्रोल करता था। हालांकि गौरव को यह सब हासिल करने में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन आज वह अपनी मेहनत का फल देख पा रहा था। आरव भी गौरव की इस कामयाबी से काफी ज्यादा खुश था। हालांकि आरव भी एक बहुत ही बड़े ग्रुप का चेयरमैन था, लेकिन यह सब उसे विरासत में मिला था और गौरव ने अपनी कामयाबी को खुद कमाया था। हालांकि अगर आरव अपनी युवराज वाली पहचान को इस्तेमाल नहीं करता, तो भी हम आरव को कमजोर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अपनी दूसरी पहचान के अलावा आरव कपूर इंडस्ट्री का चेयरमैन था और अब तो लीगली आरव को कपूर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन घोषित कर दिया गया था। हालांकि कपूर इंडस्ट्रीज सिंह ग्रुप से बिल्कुल अलग हो गई थी, लेकिन अभी भी सिंह ग्रुप का इसमें इन्वेस्टमेंट था और वैसे भी कंपनी के सभी शेयरधारकों को पता था कि युवराज आरव सिंह इस कंपनी के रियल चेयरमैन है। अब भले ही कपूर इंडस्ट्रीज सिंह ग्रुप के अंदर ना हो, लेकिन कोई भी उस पर आंख डालेगा तो सिंह ग्रुप अपना प्रकोप जरूर दिखाएगा। और वैसे भी अब कपूर इंडस्ट्रीज का नाम बदल दिया गया था। कपूर इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री कर दिया था और आरव के नए चेयरमैन बनने के बाद कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। हालांकि आरव ने कपूर खानदान के किसी भी इंसान को नहीं मारा, लेकिन रातों रात आरव ने कपूर खानदान के सभी लोगों को दिल्ली से गायब करवा दिया था। जहां पर गौरव की कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ था, वहां पर आरव की इस यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का टर्नओवर गौरव की कंपनी से 10 गुना था, यानी कि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ के आसपास था। हालांकि आरव ने अपनी सिंह ग्रुप के चेयरमैन की पहचान को छुपा रखा था, लेकिन आरव ने इस यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया था। गूगल पर आरव की फोटो मिल सकती थी, लेकिन वह फोटो यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में थी, लेकिन इसमें आरव का पूरा नाम नहीं था, सिर्फ आरव था। आरव ने गूगल पर गौरव की पूरी डिटेल देखने के बाद अपनी डिटेल भी देखी थी, लेकिन वह यह देखकर खुश था कि उसने जितना कहा था उसके बारे में गूगल पर सिर्फ उतनी ही डिटेल थी, ना ज्यादा ना ही कम। हालांकि आरव के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं थी, लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में बहुत सी डिटेल थी। यहां तक कि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट्स को लेकर उसके पुराने प्रोजेक्ट में अपग्रेड की सारी डिटेल थी। अपने फोन को बंद कर आरव अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ऐसे ही चलोगे या फिर ढंग के कपड़े भी पहनकर चलोगे? आरव की बात सुन विनीत राणा तुरंत उसके साथ मजाक करते हुए कहता है, नहीं भाई, इसमें कैसे जाएंगे, इसमें तो हमारा पूरा शरीर ढक रखा है, तेरा भाई कच्चा और बालियान पहनकर चलेगा सिर्फ। विनीत राणा की इस बात को सुन सिद्धार्थ सोनी उसे कहता है, ओ उर्फी जावेद की थर्ड कॉपी रुक जा। सिद्धार्थ सोनी की इस बात को सुन सभी हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वे चारों हॉस्टल के अपने कमरे में आ जाते हैं। हालांकि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में भी आरव की पहचान को यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं जानता था। उनको तैयार होता देखकर आरव कहता है, तुम तीनों तैयार हो, तब तक एक गाड़ी लेकर आता हूँ। आरव की इस बात को सुन सभी को लग रहा था जैसे आरव उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वह उसे कहते हैं, भाई छोटी मोटी गाड़ी लेकर मत आना, बड़ी लेकर आना, ओए मर्सिडीज लेकर आना। जिस पर दूसरा कहता है, नहीं BMW। आरव भी उनकी बात सुन हल्का मुस्कुरा देता है। फिर आरव अपनी बाइक को लेकर सीधा अपने रॉयल कैपिटल विला की तरफ चला जाता है। वहां के गार्ड अब आरव को अच्छी तरह से जान गए थे, इसलिए उन्होंने अब आरव को अंदर जाने से नहीं रोका। अपने विला पर पहुंचने के बाद आरव देखता है कि आज उसे पार्टी में अपनी कौन सी गाड़ी को लेकर जाना चाहिए। उसने सोचा था कि वह ज्यादा महंगी गाड़ी को नहीं लेकर जाएगा, इसलिए उसने अपनी खरीदी हुई नई गाड़ियों में से रेंज रोवर वेलार को लेकर जाने का फैसला किया। यह गाड़ी आरव की खरीदी हुई नई गाड़ियों में से सबसे सस्ती थी। आरव जब छोटा था तो उसे गाड़ियों और बाइक्स का काफी ज्यादा शौक था और यह शौक उसका आज भी कम नहीं हुआ था। वह जब 4 साल का था तो उसने अपने दादाजी से कहकर अपने लिए ब्लू कलर बुगाटी गाड़ी खरीदी थी। उस समय सभी गाड़ियों में से आरव के सबसे करीब यह गाड़ी थी, इसलिए वह इस गाड़ी की राइड लेने के लिए महीने में एक बार तो दुबई जाता था। दुबई में भी सिंह परिवार के पास चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी। सिंह परिवार के पास दुबई में अपना खुद का एक तेल का कुआं था और दुबई में भी सिंह परिवार के पास तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी। अपने विला में आने के बाद आरव चेंज करता है। आरव ब्लैक शर्ट, ब्लैक नैरो फॉर्मल पेंट और ब्लैक लोफर शूज पहना है। अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस करने के लिए आरव बाजार में मिलने वाली 20 रुपए की सिल्वर रिंग पहनता है और एक नॉर्मल 1500 के आसपास की वॉच पहनता है। इस समय आरव इस तरह से तैयार हुआ था जैसे वह कोई मॉडल हो। आरव के गोरे रंग पर यह ब्लैक ड्रेस काफी अच्छी लग रही थी। आरव अपने रेगुलर पहनने वाले चश्मे पहनता है। हालांकि आरव की नजर काफी तेज थी, लेकिन पहले उसको चश्मा चढ़े हुए थे।
जिस वजह से उसे चश्मे पहनने की आदत पड़ गई थी। आरव ने एक नॉर्मल ब्लू कटलेस वाला चश्मा पहन रखा था। तैयार होने से पहले आरव ने रुद्र को बहुत सी तकनीक और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बताया था। रुद्र ने भी आरव की बातों को बड़े ध्यान से सुना था। स्नेहा के भी जाने के बाद अब रुद्र इस पूरे विला में अकेला रहता था, लेकिन इससे रुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि यह उसके लिए ही अच्छा था। वह इस विला में रहकर दिन रात लगातार प्रैक्टिस करता रहता था और सिंह परिवार के पर्सनल गार्ड को भी ट्रेन करता था। वह सब भी रुद्र की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस थे, इसलिए उन सभी ने रुद्र को अपना टीचर मान लिया था। रुद्र और वह सभी गार्ड उसे पूरे विला में खुला घूमते थे। आरव अपनी रेंज रोवर वेलार को लेकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आ जाता है। आरव तीनों को बुलाने के लिए कॉल करता है। थोड़ी ही देर में तीनों अच्छी तरह से रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। इन तीनों में सबसे अच्छा विनीत राणा दिख रहा था, क्योंकि उसके पापा एक बिजनेसमैन थे, जिस वजह से उसके पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे थे। विनीत राणा ने एक रॉयल व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था और उसने ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था, जो उसके लुक को और तगड़ा बना रहा था। वही सिद्धार्थ सोनी ने लाइट ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू पेंट पहन रखी थी। वही मुकुल देशपांडे ने मस्टर्ड कलर शर्ट और ब्राउन रेडिश कॉटन पेंट पहन रखी थी। वे तीनों दिखने में काफी अच्छी डिसेंट लुक दे रहे थे। जब उन तीनों ने आरव को देखा तो वह आरव को एक पल देखते ही रह गए। भले ही आरव ने एक नॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसके ऊपर वह बिल्कुल फिट थी और उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से सूट भी कर रही थी। आज एक प्रॉपर फिट ड्रेस में आरव को देखकर उन्हें पता चला था कि आरव की बॉडी एक मॉडल के जैसी है। उसकी बॉडी में ज्यादा फैट नहीं था, बल्कि उसकी बॉडी एकदम लीन थी। और आज से पहले आरव जब शर्ट पहनता था तो वह इतनी फिट शर्ट नहीं पहनता था, जिस वजह से आरव और ज्यादा पतला दिखता था। लेकिन आज वे तीनों आरव की फिजिक्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। आज आरव को देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे आरव इस ब्लैक ड्रेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। उन तीनों को अपनी तरफ इस तरह से देखकर आरव अपना अजीब चेहरा बनता है और फिर उनसे कहता है, भाई मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ, मुझे इस तरह मत देखो, मुझे तुम तीनों की इरादे अच्छे नहीं लग रहे। आरव की बात सुन सिद्धार्थ सोनी भी आरव की टांग खींचते हुए कहता है, भाई आज तो सच में किसी छमक छल्लों से कम नहीं लग रहा, मन कर रहा है तेरी अभी पपी ले लूं। सिद्धार्थ की बात सुन आरव भी उससे मजाक करते हुए कहता है, ओए कैसे कैसे गंदे शौक है तेरे। आरव की इस बात पर सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर आरव हल्का मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, चलो गाड़ी में बैठो, टाइम से पहुंचना है वहां पर। आरव की बात सुन जैसे ही उन दोनों ने आरव के पीछे खड़ी गाड़ी को देखा तो उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्होंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था कि मर्सिडीज लेकर आना, BMW लेकर आना, लेकिन आरव तो सच में एक रेंज रोवर ले आया। यह रेंज रोवर सिल्वर कलर की थी। विनीत राणा इस गाड़ी को पहचानते हुए तुरंत कहता है, यह तो रेंज रोवर वेलार है, इसकी कीमत तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। विनीत राणा की बात सुन मुकुल देशपांडे और सिद्धार्थ सोनी का तो मुंह खुल जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज वह इतनी महंगी गाड़ी में बैठने वाले हैं। वे तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर आरव के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी को आरव चल रहा था और उसके साइड में विनीत राणा बैठा था और पीछे वाली सीट पर मुकुल और सिद्धार्थ बैठे थे। तीनों हंसी मजाक करते हुए शाइनिंग स्टार होटल की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि उन तीनों में से किसी ने भी आरव से उस गाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। उन्हें लगा शायद आरव इस गाड़ी को किराए पर लेकर आया है। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद आरव शाइनिंग स्टार होटल पहुंच जाता है। आरव गाड़ी को पार्क करने के लिए तुरंत पार्किंग एरिया में गाड़ी को ले जाता है। इस समय पार्किंग एरिया में एक मर्सिडीज बेंज AMG 35 पार्क हो रही थी। उस गाड़ी के पार्क होने के बाद आरव देखता है कि उस गाड़ी में से एक ऐसा इंसान उतरता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं थी। उस गाड़ी में से एक कपल उतरा था। आरव उन दोनों को पहचानता था। उन दोनों को देखकर अचानक से आरव के मुंह से निकल जाता है, पारस और शिवानी दोनों एक साथ हो गए। यह लड़की भी बड़ी खतरनाक है। जहां पैसा देखा नहीं वहां पर यह मिलती है। इतना कह आरव के चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है। वहीं गाड़ी में बैठे आरव के दोस्तों ने भी उसकी बात सुनी थी, इसलिए वे भी शिवानी को ध्यान से देखते हैं। लेकिन फिर आरव अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। पारस और शिवानी भी इतनी महंगी ब्रांड न्यू गाड़ी को देखकर हैरान थे। वह भी यह देखना चाहते थे आखिर ऐसा कौन इंसान है जो इतनी महंगी गाड़ी को चला रहा है। हालांकि वे दोनों भी एक महंगी गाड़ी में से उतरे थे, लेकिन उनकी गाड़ी की कीमत 70 लाख से नीचे थी और सामने वाली गाड़ी की कीमत 1 करोड़ के आसपास थी। गाड़ी पार्क होने के बाद आरव के सभी दोस्त गाड़ी से उतरते हैं। आरव भी गेट खोलकर गाड़ी से उतरता है। आरव को देखकर शिवानी और पारस को ऐसा लगता है जैसे उस इंसान को उसने कहीं पर देखा है। वे दोनों अपने दिमाग पर जोर देते हैं। थोड़ी देर तक सोने के बाद उन्हें याद आ जाता है यह तो उनका क्लासमेट आरव है। अब तक गाड़ी को पार्क करके आरव भी उन दोनों के पास पहुंच गया था। वह हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे पारस, शिवानी कैसे हो तुम? आरव की बात सुन वे दोनों भी हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम बढ़िया, तुम बताओ। वैसे यह तीनों कौन है? हम इनको पहचान नहीं पाए।
उनकी बात सुन आरव हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, ये तीनों मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। वैसे यहां पर खड़े क्या कर रहे हो, अंदर चले। आरव की बात सुन पारस झूठी मुस्कान बिखेरते हुए आरव से कहता है, अरे तुम जाओ, अभी हमें कुछ जरूरी काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। पारस की बात सुन आरव उससे कुछ नहीं कहता, बस हल्का मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। आरव के वहां से जाने के बाद शिवानी अपना मुंह खोलते हुए पारस से कहती है, बेबी आखिर इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई? जब यह हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था तो इसके पास रंग से खाने को पैसे नहीं थे। शिवानी की बात सुन पारस कहता है, वही मैं सोच रहा हूं, आखिर इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई? मुझे लगता है आज यह अपनी इज्जत बचाने के लिए गाड़ी उधार लेकर आया है, ताकि सभी लोग इसकी गरीबों का मजाक ना उड़ाए। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूं यह गाड़ी किसकी है। इतना कह पारस अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें आरव की गाड़ी का नंबर डालता है। पारस यह जानना चाहता था आखिर यह गाड़ी असल में है किसकी, लेकिन अगले ही पल गाड़ी के ओनर का नाम पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पारस को इस तरह शौक में देखकर शिवानी भी पारस के फोन में ऑनर का नाम देखती है और ऑनर का नाम देखकर उसके भी चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब इंसान के नाम पर इतनी महंगी गाड़ी कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने दोस्तों को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर प्रवेश करने के तुरंत बाद ही होटल में मौजूद लगभग सभी लोगों की नजर उन चारों पर जाती है। सबसे आगे आरव अपनी पेंट की जेब में अपने एक हाथ को रखकर बड़े ही कॉन्फिडेंट में चल रहा था। उसके साथ साथ उसके बाकी के दोस्त भी चल रहे थे। आरव की फिजिक्स पर वह ड्रेस एकदम परफेक्ट लग रही थी, इसलिए बहुत सी लड़कियां तो आरव को देखकर आहें भर रही थी। जहां पर रियूनियन पार्टी हो रही थी, आरव वहां पर अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। वहां पर उनकी क्लास के बहुत से लोग आ चुके थे, लेकिन जिसने आरव को यहां पर आने का इनविटेशन दिया था वह अभी तक नहीं आया था। वहां पर आने के बाद आरव भी लगभग सभी से मुस्कुराते हुए मिलता है और अपने दोस्तों को भी अपने पुराने क्लासमेट से मिला रहा था। लेकिन बहुत से लड़कों को आरव को देखकर उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। आरव शुरू से ही बहुत ज्यादा हैंडसम था, जिस वजह से उनकी क्लास की लगभग सभी लड़कियां उसके ऊपर फिदा थी। लेकिन आज आरव की लुक देखकर कहीं ना कहीं वे लड़के भी आरव से जल रहे थे। लेकिन पहले आरव के आसपास जो लड़कियां घूमती थी वह अब आरव को बस एक नजर देखकर अपने काम से काम रख रही थी। लेकिन आरव की लुक ने कहीं ना कहीं एक पल के लिए तो उन्हें देखने पर मजबूर कर दिया था और उस हॉल में जो लड़के थे वह कहीं ना कहीं उन लड़कियों को पटाने की बहुत सी कोशिश कर रहे थे। आरव अपने दोस्तों को लेकर एक टेबल पर जाकर बैठ गया था। उसने उन लड़के और लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने टेबल पर रखे स्नैक्स को खाने लग जाता है। आरव की यह आदत बचपन से थी कि उसके सामने कुछ भी खाने का रखा हो तो वह तुरंत खाने लग जाता था। वहीं आरव को चुपचाप स्नैक्स खाते देखकर उसके दोस्त भी उसको कंपनी देने के लिए खाने लग जाते हैं। वहीं आरव और उसके दोस्तों को देखकर सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन आरव सभी की बातों को नजरअंदाज करता है। उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। तभी उस हॉल में एक नौजवान लड़के की एंट्री होती है जिसने रॉयल ब्लू कलर का श्री पीस सूट पहन रखा था। उस लड़के की उम्र 25 से 26 साल की लग रही थी। उस लड़के को देखकर सभी आपस में बात करने लगते हैं। उन सभी लड़कों में से एक लड़का कहता है, यार सच में गौरव को देखो, वह हमसे कितना ऊपर पहुंच गया है। उस लड़के की बात सुन दूसरा लड़का कहता है, तुम्हें पता है समीर और गौरव ने ही मिलकर आज की इस रियूनियन को प्लान किया था। समीर का नाम तो गौरव से भी ज्यादा फैला हुआ है। जहां पर गौरव की कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है, वहां पर समीर की कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा का है। यह दोनों ही अपने अपने एरिया के बिग शॉट बन गए हैं। उस दूसरे लड़के की बात खत्म होने के तुरंत बाद एक लड़की बड़ी ही कामुक आवाज में कहती है, यार सच में गौरव कितना हैंडसम है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं गौरव को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। उस लड़की ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल ग्रे कलर के श्री पीस सूट में एक इंसान की एंट्री होती है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि समीर बजाज था। समीर बजाज का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। समीर बजाज भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को भेजते थे। इसी से उसे आइडिया आया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। आज समीर बजाज पूरे 22 देशों में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। अंदर आने के तुरंत बाद समीर गौरव के पास आता है और दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं। हालांकि अंदर आने के बाद गौरव की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गौरव की नजरें उस इंसान पर पड़ जाती है जिसे वह ढूंढ रहा था। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि आरव था। गौरव तुरंत आरव के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अबे साले मैं इधर तुझे ढूंढ रहा हूं और तू इधर बैठकर खाना ठूस रहा है। उसकी बात सुन आरव भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे भींचने का नाटक करते हुए कहता है, तुझे कितनी बार कहा है मुझे खाते वक्त परेशान मत किया कर। गौरव आरव के हाथ को हटाते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, भाई बहुत महंगा सूट है, खराब मत कर। आरव उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अच्छा अब भाइयों के बीच में सूट आएगा। वहां पर मौजूद सभी लोग आरव और गौरव को इस तरह से हंसी मजाक करते देखकर हैरान थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था
कि इतनी बड़ी कंपनी का बॉस होने के बाद भी गौरव इस तरह की हरकत करेगा। आरव और गौरव की दोस्ती ऐसी नहीं थी कि चंद पैसों के बीच में आने से उनकी दोस्ती खराब हो जाए। वे दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। जब आरव के पास कुछ भी नहीं था, जब भी आरव गौरव की मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता था। एक बार तो आरव ने पूरे साल के पैसे अपने जन्मदिन के लिए जोड़े थे। तभी गौरव को अपने पिता की दवाइयां लाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उस वक्त आरव ने अपने पास एक भी पैसे रखे बिना गौरव को अपने पास मौजूद सारे पैसे दे दिए थे। ऐसे ही उन्होंने कई बार एक दूसरे की मदद की थी। इसी वजह से इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। हालांकि स्कूल में बहुत कम लोगों को पता था कि आरव और गौरव दोनों दोस्त हैं। इसी वजह से आज दोनों की इस तरह की हरकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी हैरान थे। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद आरव गौरव से कहता है, यहाँ मेरे पास ही बैठा रहेगा या सबको एड्रेस भी करेगा। आरव की बात सुन गौरव को याद आता है कि यहाँ पर सिर्फ वह दोनों नहीं है। इसीलिए वह आरव के पास से खड़ा होता है और काफी एलिगेंट तरीके से पार्टी को स्टार्ट कर देता है। पार्टी मौजूद सभी लोग गौरव और समीर की ही बातें कर रहे थे। हालांकि आरव और समीर की कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी समीर आरव से मुस्कुराते हुए मिला था। फिर आरव ने अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को गौरव और समीर से मिलाया। आरव के नए दोस्तों से मिलकर गौरव दोस्त खुश था, लेकिन समीर इतना ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वह यहाँ पर आकर अब सभी लोगों पर अपने पैसे का रुतबा दिखाना चाहता था। आरव के दोस्तों से मिलने के बाद समीर थोड़ी तेज आवाज में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, वेल गाइस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब क्या करते हो? क्या तुम भी कोई बिजनेस करते हो? समीर की बातों को सुन लगभग सभी लोगों की नजरें उन पर चली गई थी। वही आरव के दोस्त भी समझ गए थे कि समीर उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए शर्म के मारे उनकी गर्दन भी नीचे हो जाती है और बड़ी ही धीमी आवाज में कहते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं। उनकी बात सुनने समीर हल्का हंसते हुए कहता है, अच्छा, अपने माता पिता के पैसे उड़ाते हो? वेल कोई नहीं आरव, तुम तो कुछ करते होंगे। आरव भी समीर की बातों के पीछे का मतलब को अच्छी तरह से समझ रहा था और वह ऐसे तो अपने दोस्तों को भेजती होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन आरव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। आरव अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ समीर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने भी एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रखा है। उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सही प्रॉफिट हो जाता है। आरव की बात सुन समीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह आरव को नीचा दिखाने के लिए उसे कहता है, वैसे किस चीज का स्टार्टअप है तुम्हारा? वैसे साल में 1 करोड़ तो कमा ही लेते होंगे तुम। अब वहां पर मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि समीर आरव की बेइज्जती करना चाहता है, इसलिए वे भी समीर की बात को सुन मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी आग में घी डालने के लिए पारस खड़ा होते हुए कहता है, अरे समीर भाई, कैसी बात कर रहे हो? आरव के पास तो खुद की अपनी 1 करोड़ की गाड़ी है। अब यह तो पता नहीं वह गाड़ी आखिर किसकी है, लेकिन आज लेकर तो यही आया है। पारस की बात सुन सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद वह दोबारा हंसने लग जाते हैं। हालांकि पारस को तो पता ही था कि वह गाड़ी आरव की है, लेकिन वह आरव को पसंद नहीं करता था, इसलिए समीर के साथ मिलकर वह आरव का मजाक उड़ाना चाहता था। और जैसा उसने सोचा था वैसा तो हो भी रहा था, तो उसने भी सोचा क्यों ना बहती गंगा में अपने भी हाथ धो लिए जाए। इस समय मिलकर जब सभी लोग आरव की टांग खिंचाई कर रहे थे, तभी वॉशरूम में उनके कुछ क्लासमेट्स की कुछ गुंडों से झड़प हो जाती है। उन क्लासमेट्स ने एक गुंडे को बुरी तरह से पीट दिया था, जिस वजह से उसके सर से खून बह रहा था। उस गुंडे के सर से खून निकलता देखकर वे सभी लड़के तुरंत दौड़ते हुए उस हॉल में आ जाते हैं जहां पर वह पार्टी कर रहे थे। वह जैसे ही दौड़कर हॉल के अंदर आते हैं तो सभी की नजरें उन पर जाती है। वह बुरी तरह से हाफ रहे थे। उन सभी लड़कों में से समीर का छोटा भाई भी था, जिसका नाम दीपक था। दीपक तुरंत दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है। दीपक को इस तरह डरा हुआ देखकर समीर तुरंत उससे पूछता है, दीपक क्या हुआ? समीर की बात सुन दीपक हाफते हुए उसे कहता है, भाई वो वॉशरूम में हमारी लड़ाई। दीपक ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल हॉल के दरवाजे पर लात मारकर एक शख्स हॉल के अंदर आता है। जिस इंसान ने हॉल के अंदर प्रवेश किया था वह काफी लंबा चौड़ा था और उसकी आंख के ऊपर एक कट लगा हुआ था। वह इंसान अंदर आते हुए अपनी भारी आवाज में सभी से कहता है, आखिर कौन वह इंसान है जिसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की? अगर बोटी बोटी करके कुत्तों को नहीं खिला दीना तो मेरा नाम भी मोटी भाई नहीं। जैसे ही वहां पर मौजूद सभी ने मोंटी भाई का नाम सुना, सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां पर बैठे लगभग सभी लड़के और लड़कियों ने मोंटी भाई का नाम सुन रखा था। मोंटी भाई एक गुंडा था, लेकिन सभी बिजनेसमैन से हफ्ता लेते लेते वह भी एक बिजनेसमैन बन गया था। उसके पास भी 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस था। हालांकि उसका सारा बिजनेस इलीगल कामों से था और इन इलीगल बिजनेस को ढकने के लिए मोंटी भाई ने 2-3 लीगल बिजनेस भी शुरू कर रखे थे। लेकिन इससे यह बात नहीं बदली जा सकती थी कि मोंटी भाई एक गुंडा था। इस मोंटी भाई के सामने तो उनके 2 क्लासमेट जो बिग शॉट बन गए थे वह भी कुछ नहीं थे। जब सभी लोग मोंटी भाई के बारे में बात कर रहे थे तो समीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। समीर तुरंत आगे आते हुए मोंटी भाई के सामने सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए उनसे कहता है, अरे मोंटी भाई, आप यहाँ घर क्या कर रहे हैं? मोंटी जैसे ही समीर को देखता है
तो वह समीर को पहचान जाता है। वह तुरंत समीर की तरफ देखते हुए उसे कहता है, अरे समीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? खैर छोड़, मैं यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ। किसी ने मेरे आदमी को पीट दिया, जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब तू यहीं पर ही मिल गया तो बता किसकी हरकत है ये? मोंटी भाई की बात सुन समीर की जान हलक में अटक गई थी। समीर को पता था अगर मोटी भाई को यह पता चल गया कि यह हरकत उसके छोटे भाई की है तो वह उसके छोटे भाई को बड़ी ही बेरहमी से पीटेंगे और वह यह होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उसने सोच लिया था वह किसी और पर ही इसका इल्जाम डाल देगा। वह देखता है उसकी नजर सीधा आरव पर जाकर रुक जाती है। वह आरव पर इल्जाम डालना चाहता था और वैसे भी वह आरव को पसंद नहीं करता था, और अगर मोंटी भाई इस मामले में आरव को पीटेंगे तो गौरव भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने मन बना लिया था कि वह आरव का नाम लेने वाला है। समीर हल्की अपनी गर्दन नीचे करते हुए मोंटी भाई से कहता है, मोंटी भाई, यह हरकत उससे लड़के की है। समीर ने बड़ी ही धीमी आवाज में यह कहा था और बड़े ही सीक्रेट तरीके से आरव की तरफ उंगली कर दी थी। मोंटी भाई भी समीर का इशारा समझ गए थे। वह तुरंत आरव को देखते हैं। आरव को देखकर मोंटी भाई को लग रहा था जैसे आरव को उसने कहीं पर देखा है। मोंटी भाई आगे आते हुए आरव को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद मोंटी भाई को आरव का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। आरव के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद मोंटी भाई के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। मोंटी भाई आगे आता है और आरव के सामने सर झुकाते हुए कहता है, आरव सर आप। मोंटी के मुंह से आरव के नाम के आगे सर जुड़ता देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोंटी भाई खुद आरव को आरव सर कहकर बोलेंगे। मोंटी भाई और कोई नहीं बल्कि शाइनिंग स्टार होटल के मैनेजर थे और इस बात को वहां पर बैठे लगभग सभी लड़के लड़की जानते थे। मोंटी भाई आरव को सर इसलिए कर रहा था क्योंकि यह होटल कपूर इंडस्ट्री के अंदर आता था। मोंटी भाई शुरू से ही इस होटल के मैनेजर थे और जब भी किसी को डराना धमकाना होता था तो कपूर खानदान मोंटी भाई का इस्तेमाल करता था। कपूर खानदान के बिजनेस को इतना बड़ा करने में मोंटी भाई का भी बहुत हाथ था। हालांकि कपूर इंडस्ट्री के 2000 करोड़ की जो बात बताई गई है वह सच नहीं है। यह 2000 करोड़ तो कपूर इंडस्ट्री की ऑन पेपर इनकम थी और कपूर इंडस्ट्री के सारे काले कारनामों को भी मिल लिया जाए तो कपूर इंडस्ट्री की इनकम लगभग 5000 करोड़ के आसपास थी। मोंटी भाई के मुंह से आरव के नाम के आगे सर जुड़ता देखकर समी बजाज की हालत खराब होने लग गई थी। पार्टी में मौजूद सभी यही सोच रहे थे कि आखिर आरव ऐसी कौन सी तोप बन गया है जिसके सामने मोंटी भाई तक झुक रहा है। जब सभी लोग इस बारे में सोच रहे थे तभी समीर की जुबान कंट्रोल में नहीं रह पाई और वह तुरंत मोंटी भाई से ही पूछ लेता है, मोंटी भाई आखिर यह आरव है कौन? आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही यह कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो लेकिन यह मेरे सामने अभी भी एक चींटी है। मैं इसे जब चाहूं तब मसल सकता हूं। समीर बजाज ने यह सब अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा था। उसने अपने मन में सोचा था शायद वह मोंटी भाई की यहाँ पर मदद करेगा तो आगे चलकर मोंटी भाई उसके लिए किसी काम आ सकते हैं और वह मोंटी भाई का खास बन सकता है। लेकिन जैसा समीर बजाज ने सोचा था हुआ तैसा बिल्कुल उससे अलग। सगीर बजाज की बात पर ना चाहते हुए भी मोंटी भाई की हंसी निकल जाती है और वह हंसने लग जाता है। हाँ रो समीर बजाज, तू कैसी बात कर रहा है? तू और आरव सर को एक चींटी की तरह मसलेगा। बेटा अगर आरव सर ने चाहना तो तेरे पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देंगे और तू अभी जिस होटल में बैठकर तू खाना खा रहा है ना, इसके जैसे पता नहीं कितने होटल इनके अंडर आते हैं। तूने थोड़े दिन पहले यह तो सुना होगा कि कपूर इंडस्ट्री को किसी ने टेक ओवर कर लिया है और उसका नाम बदलकर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री कर दिया। अभी अभी मोंटी भाई ने उन सभी को जो बात बताई थी दिल्ली में मौजूद लगभग सभी को पता था कि कपूर इंडस्ट्री किसी ने टेक ओवर कर ली है। सभी को पता था कि कपूर इंडस्ट्री को एक झटके में बैंक करप्ट करके अगले ही पल पूरी कपूर इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेने वाला कोई बड़ा आदमी होगा। सभी लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे लेकिन सभी को चुप कराते हुए मोंटी भाई कहते हैं, कपूर इंडस्ट्री को यूनिकॉर्न इंडस्ट्री में बदलने के बाद उसके चेयरमैन पता भी कौन है? यह सामने बैठे यही इंसान यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन है। और अगर तुम अपने आप को दिल्ली का कोई बिग शॉट समझाते हो ना तो सोच लो फिर यह क्या है। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बिजनेसमैन इनके सामने झुकते हैं और यह शाइनिंग स्टार होटल भी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के अंडर आता है। अब बताओ समीर बजाज, यह तुम्हारे सामने चींटी है या फिर तुम इनके सामने चींटी हो? अपनी इतनी बेइज्जती होता देखकर समीर बजाज को काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन वह मोंटी भाई के सामने अपना मुंह खोलने की ताकत नहीं रखते थे। हालांकि 1000 करोड़ तक के बिजनेस को कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं समझता था लेकिन अपने अपने एरिया में गौरव और समीर बजाज का काफी अच्छा रुतबा था और इतने जवान होने के बावजूद इस तरह के मुकाम पर पहुंचना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए इनका ग्रोइंग इंडस्ट्री टाइकून कहा जाता था। हालांकि आरव की यह छोटी सी पहचान ही अपनी क्लासमेट्स के दिलों में खौफ फैलाने के लिए काफी थी और इतनी छोटी उम्र में ही इतने बड़े बिजनेस का मालिक बनना ही बहुत एडमिरिंग बात थी और उसके क्लासमेट्स ने आरव को यंगेस्ट बिजनेस टाइकून समझ लिया था। हालांकि रियली आरव एक यंगेस्ट बिजनेस टाइकून था। हालांकि मोंटी भाई की बातें अभी भी वहां पर बैठे लोगों के गले से नहीं उतर रही थी
इसीलिए उन्होंने तुरंत गूगल पर यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के चेयरमैन के बारे में सर्च कर लिया। लेकिन अगले ही पल उनके सामने जो रिजल्ट आया उसे देखकर सभी हैरान थे। अब उन्हें मनाना ही पड़ा था कि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री का चेयरमैन आरव ही है। हालांकि आरव की इस पहचान ने गौरव और समीर बजाज की पहचान को लगभग खत्म ही दिया था, लेकिन गौरव को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो और ज्यादा खुशी हुई कि उसका दोस्त उससे भी बड़ी कंपनी का मालिक है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होने के बावजूद भी आरव की सिंप्लिसिटी देखकर गौरव उसे एडमायर कर रहा था। हालांकि गौरव समझता था कि समीर उसके साथ काफी अच्छा है, लेकिन आज समीर का असली चेहरा देखने के बाद उसे अपना दोस्त कहने में भी शर्मा रही थी। गौरव समझ गया था कि भले ही कोई कितना बड़ा इंसान क्यों न बन जाए, अगर वह सिंपल रहेगा तो लोगों के बारे में आसानी से समझ पाएगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आरव भी गौरव के मन में चल रहे उधेड़बुन को अच्छे से समझ पा रहा था, और वह गौरव को सिर्फ यही तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। वह चाहता था कि गौरव भी एक सुपर रिच बने, लेकिन वह ऐसे ही गौरव को सब कुछ नहीं दे देना चाहता था। वह चाहता था कि गौरव इस मुकाम को अपने दम पर हासिल करे। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह गौरव के लिए रास्ता बना देगा। उस पर चलने ना चलने का फैसला गौरव खुद करेगा, और वह उस रास्ते पर कितनी दूर तक जा सकता है यह उसकी मेहनत तय करेगी। इसलिए वह अभी इसी वक्त गौरव को एक प्रपोजल देते हुए कहता है, गौरव मेरे पास अभी बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि उन प्रोजेक्ट में तुम्हारी कंपनी के फर्नीचर हमारी कंपनी में लगाए जाए। इस काम में जितने भी पेपर वर्क होंगे सभी मोंटी देख लेगा, और अगर तुम्हें किसी चीज की कोई एडवाइस चाहिए तो तुम मेरे पास डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। खैर अभी इन चीजों को छोड़ो, पार्टी एंजॉय करते हैं। आरव की बात ने गौरव के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान ला दी थी। उसने इन कुछ दिनों में ही देख लिया था कि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर उसमें से कुछ प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को मिल गए तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए वह भी मुस्कुराते हुए आरव की बात मान गया था। कुछ और देर तक सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। पहले जहां पर सभी लोग समीर की बातें कर रहे थे, अब वहां पर सभी लोग आरव की बातें कर रहे थे। सभी लोग आरव की गुड बुक्स में आना चाहते थे। उन सभी को पता था कि अगर वह आरव की गुड बुक्स में आ गए तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। हालांकि मोंटी भाई के आदमी को पीटने के मैटर को आरव ने बड़ी ही इजीली हैंडल कर लिया था। उसने मोंटी को यह मैटर भूलने के लिए कह दिया था, लेकिन उसने मोंटी को यह भी कहा था कि समीर से जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन फीस ले ले। यूनिकॉर्न इंडस्ट्री के नीचे जितने भी बिजनेस आते थे मोंटी भाई सभी को हैंडल कर लेता था और सभी से प्रोटेक्शन फीस लेता था। आरव इतने बड़े सिंह ग्रुप का चेयरमैन था, तो उसे पता था कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की पावर के साथ साथ गुंडों की पावर भी चाहिए होती है। और वैसे भी अब दिल्ली में कोई भी यूनिकॉर्न इंडस्ट्री की तरफ अपनी आंख उठाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इनडायरेक्टली सिंह ग्रुप उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिंह ग्रुप का चेयरमैन ही यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को संभालता होगा। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी कहो, यूनिकॉर्न इंडस्ट्री युवराज आरव सिंह की थी। हालांकि यूनिकॉर्न इंडस्ट्री को टेक ओवर करने के बाद आरव ने अपने पूरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया। आज उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त भी उसकी पहचान को सुन हैरान थे। आज ही आरव ने सिद्धार्थ सोनी और मुकुल देशपांडे के दिमाग से अपनी युवराज आरव सिंह वाली पहचान को मिटाया था, और आज ही आरव ने अपनी दूसरी पहचान को उनके सामने उजागर कर दिया था। हालांकि आरव यही चाहता था कि लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन युवराज आरव सिंह वाली पहचान की वजह से नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद आरव अपने दोस्तों को लेकर वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ जाता है। उसने गौरव की मर्सिडीज बेंच को भी देखा था, जो उसकी गाड़ी से 2 गुना महंगी थी, लेकिन आरव की रेंज रोवर एकदम नई नवेली दुल्हन के जैसी थी, और आज पहली बार उसकी रेंज रोवर रोड पर उतरी थी। पार्टी के दौरान आरव और गौरव ने बहुत सी बातें की थी, जिससे आरव को पता चला था कि गौरव का एक मेंटोर था, जिस वजह से वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उसके मेंटोर का नाम वैभव देशवाल था। जब आरव यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो वह अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में ही रुका था। वापस यूनिवर्सिटी आते वक्त और हॉस्टल में भी जाने के बाद उसके दोस्तों ने उससे बहुत से सवाल पूछे थे, और आरव उनके सवालों का जवाब देते देते अब थक गया था। इसलिए वह सभी को चुप कराते हुए सो गया था। उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त काफी ज्यादा खुश थे कि उनका दोस्त इतना बड़ा आदमी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर था कि वह भी कुछ ना कुछ करे। इसलिए अब वह तीनों मिलकर पार्टनरशिप में एक बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। हालांकि कपड़े बदलकर आरव तो आराम से सो गया था, लेकिन उसने इन तीनों विचारों की नींद उड़ा दी थी। विनीत राणा दोनों को एक आइडिया बताते हुए कहता है, क्यों ना हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू करें। विनीत राणा की इस बात से असहमत होते हुए मुकुल देशपांडे कहता है, यार इस इंडस्ट्री में बहुत से बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, हमें कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें अभी बहुत स्कोप हो और सबसे यूनिक भी। मुकुल देशपांडे की बात सुन सिद्धार्थ सोनी अपने कान में उंगली देते हुए कहता है, भाई सुनो, सोचते सोचते ना मेरे घोड़ों के पैर दुखने लग गए हैं। तुम ही कुछ सोचो। और हाँ, तुम सब बिजनेस करने की का तो रहे हो, लेकिन हमें इन्वेस्टर कौन मिलेगा। हालांकि सिद्धार्थ सोनी ने बड़े ही मजाकिया लहजे में यह बात कही थी, लेकिन इस बात पर भी उन्हें सोचना था। काफी देर तक सोचने के बाद तुरंत तीनों की नजर सोते हुए आरव पर जाती है, और तुरंत ही तीनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। अगली सुबह
आरव की जैसे ही नींद खुलती है और वह अपने बिस्तर से उठने वाला होता है, तुरंत तीनों उसके ऊपर झपट्टा मारकर कूद पड़ते हैं। आरव भाई, मेरे भाई, गुड मॉर्निंग मेरे ब्रदर। अचानक से उन तीनों के ऊपर कूदने की वजह से आरव भी थोड़ा डर गया था, लेकिन उन तीनों की इस तरह की हरकत को देखकर आरव को कुछ अच्छा नहीं लगता। आरव भी उन तीनों को घूरते हुए तुरंत कहता है, सालो तुम्हें क्या हुआ? इस तरह भेड़िया की तरह क्यों मेरे ऊपर कूद रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो सीधा सीधा बोल दो, ऐसे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आरव की बात सुन तीनों थोड़े एम्ब्रेस हो जाते हैं, लेकिन मुकुल देशपांडे आरव से अपनी बात का पता उससे पहले ही सिद्धार्थ सोनी आरव को और ज्यादा मक्खन लगाने के लिए आरव के गाल पर एक पप्पी कर देता है और मजाकिया अंदाज में आरव से कहता है, भाई मक्खन नहीं लगाएंगे तो तू रिपटेगा कैसे? और तू रिपटेगा नहीं तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? और अपना छोटा भाई समझ के कुछ 10 से 15 करोड़ दे दे यार। सिद्धार्थ की बात सुन आरव अपने गाल को पूछता है और फिर कहता है, यह बात तो तू मुझे आराम से बता सकता है, पप्पी करने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़, वैसे तुम तीनों ने बिजनेस करने का फैसला किया। अपनी बात कहने के बाद आरव तीनों को देखता है। आरव की बात सुन तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए मुकुल देशपांडे आरव से कहता है, भाई हमने देखा इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है, इसलिए हमने सोचा पैसा कमाने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। और कल रात को हम तीनों ने बैठकर सोचा क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोले। मुकुल देशपांडे की पूरी बात सुनने के बाद आरव खड़ा होता है और बेड पर बैठता है और फिर तीनों को कुर्सियों पर बैठने का इशारा करता है। आरव का इशारा मिलने के तुरंत बाद ही तीनों बैठ जाते हैं। आरव एक गहरी सांस लेता है और तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों ने सोच लिया कि तुम एक रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, फिर मैं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या तुम तीनों के पास तुम्हारे बिजनेस का कोई मॉडल है? क्या तुम तीनों ने सोच रखा है तुम अपने रेस्टोरेंट में किस किस चीज की सर्विस दोगे? तुम्हारे रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी? चीम क्या होगी? इस बारे में कुछ सोचा है? आरव की बात सुनने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, नहीं। उनका जवाब सुन आरव आगे कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम इन सभी चीजों की प्लानिंग करो, इन्वेस्टमेंट में अपने आप देख लूंगा। हमें सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट की थीम देखनी होगी, उसके बाद हमें रेस्टोरेंट के लिए लोकेशन देखनी होगी। लेकिन इन सबसे पहले तुम अपना एक बिजनेस मॉडल बनाओ और अपने पूरे ओवल रेस्टोरेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाओ, तब जाकर हम इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। इतना कहने के बाद आरव खड़ा होता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उन तीनों को भी आरव की बात समझ में आ रही थी, इसलिए वह भी फ्रेश होकर अपने काम में लग जाते हैं। सभी लोग फ्रेश होकर एक साथ कैंटीन की तरफ जाने लग जाते हैं। जब चारों कैंटीन जा रहे थे तभी उनके सामने से एक लाल रंग की चमचमाती हुई फरारी गाड़ी निकल जाती है। अचानक से उस गाड़ी के निकल जाने की वजह से चारों चौकन्ने हो जाते हैं। अगर इस समय कोई उन्हें देख ले तो उसकी हंसी निकल जाए, क्योंकि उन चारों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा किसी आतंकवादी ने उन पर हमला कर दिया हो। जब वे चारों वहां पर खड़े थे तभी वह फरारी गाड़ी रुकती है और उसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या अहलूवालिया थी। अचानक से अपनी आंखों के सामने ऐश्वर्या को देखकर जहां पर तीनों लड़कों की आंखें चमकने लग गई थी, वहां पर अचानक से आरव की आंखें छोटी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल आरव नॉर्मल हो जाता है। ऐश्वर्या गाड़ी से उतरकर उन चारों के पास आती है और माफी मांगते हुए कहती है, एम सॉरी गाइस, तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? ऐश्वर्या की माफी सुन तीनों लड़के मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या से कहते हैं, नहीं नहीं मैम, हम में से किसी को चोट नहीं लगी। ऐश्वर्या ने उन तीनों की बात सुन तो ली थी, लेकिन उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। उसकी नजर अभी भी आरव पर ही थी। आरव अभी उन तीनों से बिल्कुल विपरीत ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, हमें तो चोट नहीं लगी, लेकिन अगर आप ऐसे ही रैश ड्राइविंग करती रहेंगी तो किसी न किसी को तो चोट लग जाएगी, और भगवान ना करे आपको भी चोट लग सकती है अगर आप इतनी तेज ड्राइविंग करेंगी तो। और अगर आपको चोट लग जाएगी तो इस यूनिवर्सिटी में बहुतों को चोट लगेगी। यह आखिरी बात कहते वक्त आरव अपने तीनों दोस्तों को पूछ रहा था। हालांकि इतना कहने के तुरंत बाद आरव वहां पर नहीं रुका बल्कि कैंटीन की तरफ चल पड़ता है। आरव की बात सुन तो तीनों लड़कों की गर्दन भी शर्म से नीचे झुक जाती है। वे तुरंत दौड़ते हुए आरव के पीछे जाते हैं। वहीं ऐश्वर्या की नजर अभी भी आरव को ही देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसे इस तरह से भी बातें कर सकता है। आरव की पीठ को देखते हुए ऐश्वर्या अपने आप से कहती है। लड़के बड़ा ही हाजिर जवाब देता है, अगर तेरे इसी एटीट्यूड को तेरी चुप्पी में नहीं बदला ना तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। हालांकि ऐश्वर्या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप से ऐसा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरव की बातों ने ऐश्वर्या के दिल में गर्म लहर दौड़ा दी थी। ऐश्वर्या को नहीं पता था कि यह किस तरह की फीलिंग है, लेकिन वह भी आरव की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही थी। आरव भी अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहने लग गया था। ऐसे ही आराम से जीवन बीते बीते 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में आरव के तीनों दोस्तों ने एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल बना लिया था।
उन्हें कहां पर रेस्टोरेंट खोलना है वह लोकेशन भी देख ली थी। जिस जगह पर वह रेस्टोरेंट खोलने वाले थे उस जगह के बारे में जब उन्हें पूरी तरह से पता चला तो उन्हें वह जगह काफी परफेक्ट लगी अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए। लेकिन जब उन तीनों की जगह के ऑनर से बात हुई तो रेट सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इस बारे में उन्होंने आरव से भी बात की थी और उसने भी जब लोकेशन देखी तो वह काफी अच्छी प्राइम लोकेशन थी। उस जगह पर रेस्टोरेंट काफी तेजी से ग्रो कर सकता था। आरव उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, लोकेशन काफी अच्छी है, तुम तीनों चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया हूं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑनर से बात करके डील फाइनल करो। आरव की पूरी बात सुनने के बाद मुकुल देशपांडे अपना ओपिनियन रखते हुए कहता है, यार आरव देख, यह जगह बहुत महंगी है। अभी हम किसी जगह को किराए पर ले लेते हैं और फिर बाद में जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे। आरव मुकुल देशपांडे की बातों के पीछे के मतलब को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। वह हल्का मुस्कुराते हुए मुकुल से कहता है, देख मुकुल, यह जगह काफी अच्छी है और एकदम प्राइम लोकेशन पर है और अभी इस जगह का ओनर इस जगह को बेचना चाहता है और अगर हम इसे नहीं खरीदेंगे तो कोई ना कोई और इसे जरूर खरीद लेगा। तो बेटर यही है कि हम इस जगह को पहले ही खरीद ले। और अगर तुझे यही लग रहा है कि मैं ज्यादा ही पैसे लग रहा हूं तो एक काम कर सकते हैं, मैं इस जगह को खरीद लेता हूं और तुम यहां पर बिजनेस स्टार्ट कर दो और जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चलने लग जाए तो तुम धीरे धीरे मेरे पैसे मुझको वापस दे देना। और अगर हम किसी जगह को किराए पर लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस जगह का मालिक हमें कभी भी वहां से निकलने को कह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा बना बनाया बिजनेस एकदम से डूब जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम इस जगह को खरीद ले और तू खुद समझदार है, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। आरव की बात सुनने के बाद तीनों कुछ देर सोचते हैं और फिर आरव की बात पर एग्री हो जाते हैं। विनीत राणा के पापा पहले से ही बिजनेस में थे, इसलिए जमीन के ऑनर से विनीत राणा बात करने वाला था। कुछ देर जमीन के ऑनर से बात करने के बाद मुस्कुराते हुए विनीत राणा कॉल रखता है और सभी की तरफ देखता है और खुशी से कहता है, डील सक्सेसफुल। विनीत की बात सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद आरव उन तीनों से कहता है, ठीक है, तो फिर इस डील को हम कल करेंगे। आज तुम अच्छी तरह से प्लानिंग कर लो। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आकर मुझसे डिस्कस कर लेना। इन 3 दिनों में या तो आरव अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताता था या फिर लाइब्रेरी में बैठकर अपना ज्ञान बढ़ाता था और आज भी आरव लाइब्रेरी में पहुंच गया था। आरव भी लाइब्रेरी में आकर बिजनेस के बारे में पढ़ता था। हालांकि आरव का बहुत बड़ा बिजनेस था, उसके नीचे हजारों की संख्या में वर्कर काम करते थे, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आरव बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ सीखता रहता था। आज भी आरव लाइब्रेरी में जाकर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की एक मोटी बुक निकाल लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। नागराजा बनने के बाद आरव की पढ़ने की रफ्तार और याद रखने की क्षमता आम लोगों से कई गुना ज्यादा थी। आरव एक दिन में 2-3 बुक्स को आराम से पढ़ लेता था। आज आरव जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो एक लड़की लाइब्रेरियन को बुक वापस कर रही थी, लेकिन लाइब्रेरियन लेने से मना कर रहा था क्योंकि लाइब्रेरी का रूल था कि बुक इशू करने के बाद कोई बुक को डैमेज या फिर उसके ऊपर लिख नहीं सकता था। आरव भी गर्दन उठाकर देखता है कि आखिर चल क्या रहा है। आरव जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वह उस लड़की को पहचान जाता है, यह उसी की क्लासमेट रिया थी। आरव इन दोनों की चिक चिक से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वह लाइब्रेरियन से पूछता है, अंकल क्या हुआ? आरव की आवाज सुन लाइब्रेरियन आरव की तरफ देखते हुए कहता है, देखो ना बबुआ, ये लड़की पहले तो बुक में लिख दिया, अब इस बुक को वापस देने के लिए जिद कर रही है। लाइब्रेरियन की बात सुन आरव रिया की तरफ देखते हुए उसे कहता है, रिया क्या तुम इस बुक को मुझे दिखा सकती हो? आरव की बात सुन रिया को कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए वह कंधे उचकाते हुए कहती है, यह लो देख लो। आरव बुक लेकर उसका नाम पढ़ता है। बुक का नाम था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। इस बुक को 2004 में डब्ल्यू chen किम ने लिखा था। आरव जब बुक खोलकर देखता है तो हर पेज पर कहीं ना कहीं पेंसिल से अंडरलाइन की हुई थी। आरव उन अंडरलाइन की हुई लाइनों को पढ़ता है। 1-2 लाइन पढ़ने के बाद आरव उस बुक को अपने पास रखते हुए रिया से कहता है, तुम जा सकती हो, मैं इसे अपने आप डिपॉजिट करा दूंगा। आरव की बात सुन रिया भी मान जाती है, लेकिन रिया जाते हुए उसे कहती है, प्लीज इस बुक को डिपॉजिट करा देना, वरना ऐश्वर्या मैम मुझ पर गुस्सा करेगी। रिया की बात सुन आरव की बोहे ऊपर हो जाती है, लेकिन आरव उसे जाने का इशारा कर देता है।